एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स वाली यूनिट को और इस यूनिट के रिगार्डिंग आज ही हमारा सेकंड लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, पहले आपको इस यूनिट के लिए क्लास 10th वाले टॉपिक को, चैप्टर को प्रेफरेंस देनी है, देन यू हैव टू वॉच दीज क्लासेस। वैसे हम यहाँ पे सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल आपको पहले प्रायोरिटी 10th बेस वाले को ही देनी है, उसके बाद ये वाली क्लासेस देखना है। अब देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जैसे कि पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस किया था, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स को डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एमएफएस एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था एंड मॉलिक्यूलर मॉडल्स को भी। आज हम इसी चैप्टर को, इसी यूनिट को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और देखो, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, वो आप तीन ही हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हो। एक होता है sp, sp2 एंड sp3। अब रीज़न क्या होता है, क्योंकि कार्बन जो होता है, हमने कार्बन का वर्सेटाइल नेचर भी डिस्कस किया था कि कार्बन के वर्सेटाइल नेचर में हमने देखा था कि कार्बन होता है भी टेट्रावेलेंट इन नेचर, मतलब कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कार्बन आपको मिलेगा इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो क्या है भी, तीन ही हाइब्रिडाइजेशन वाला मिलेगा, sp, sp2 एंड sp3। और यहाँ से लास्ट ईयर EMRS के पेपर में क्वेश्चन भी आया था। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते ना तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही ईजी था, आप आराम से 5 मिनट में कॉन्सेप्ट को समझ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। बट अब प्रॉब्लम क्या है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी करनी है, सब्जेक्टिव लिखना है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए क्या है भी, कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे क्या है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, पूछता है, वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, आप कर पाओगे। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव का होता तो 5 मिनट लगती आपको और ये टॉपिक है अभी यहाँ से प्रिपेयर हो जाता। अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स को पहले समझेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, उसमें इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। तो जब तक आपको ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में आइडिया नहीं होगा कि इनकी इंटरमिक्सिंग कैसे होती है, शेप कैसी होती है, तो हम यहाँ पे ना थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को समझने में क्या रहेंगे भी, पीछे रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है। अब बताने को तो मैं डायरेक्ट भी बता सकती थी कि sp क्या है, sp2 क्या है, sp3 क्या है, बट मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे कि आपको अच्छे से पता लग जाए कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनकी शेप कैसे होती है और फिर इनको कैसे कंबाइन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कैसे फिर हाइब्रिड होते हैं ये सब। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। वैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ऑर्बिटल वाला, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे समझने के लिए इस टॉपिक को ऐड किया गया है, तो इस टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ने वाले कि ऑर्बिटल के यहाँ पे कॉन्सेप्ट में हम बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हैं। और मैं ज़्यादा जो आपको शेप के बारे में आइडिया दूंगी ना, वो क्या है भी, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल की शेप को ही डिस्कस करेंगे। बाकी वाली शेप यहाँ पे मैं आपको d एंड f ऑर्बिटल की दिखा दूंगी, बट जो मेन हमारा रहेगा फोकस, वो क्या है भी, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल पे ही रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्बिटल्स होता क्या है। तो ऑर्बिटल क्या होता है भी, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल रीजन। ये 3 डायमेंशनल रीजन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, टेंडेंसी नहीं, इलेक्ट्रॉन के मिलने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी, सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे, उसी रीजन को, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं अभी, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलते हैं अभी, ऑर्बिटल्स में मिलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल होता है। जैसे जो s शेल होती है, सब शेल होती है, इसके पास एक ऑर्बिटल होता है। p जो सब शेल होती है, इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो d होता है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। f के पास कितने भी, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक ऑर्बिटल जो होता है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। और जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वो कैसी होती है, अपोजिट होती है। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन अपोजिट स्पिन। वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए, यानी कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि यहाँ पे जितने ऑर्बिटल है, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है। देखो, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये अगर एक ही ऑर्बिटल है तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, 2। p ऑर्बिटल यहाँ पे कैसे बनेगा, ये ऐसे, और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे भाई, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, ऐसे फिल हो जाएंगे। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10।
और एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पे एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है भाई? हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को पढ़ते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। अब आपको यहाँ पे किसी किसी बुक में ये ऐसे भी मिल सकता है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई हो रिगार्डिंग द ऑर्बिटल्स कि ये एक्स एक्सिस है, या फिर इसको जेड से डिनोट कर दिया, या फिर यहाँ पे एक्स बता दिया, इसको जेड बोल दिया, यहाँ वाई बोल दिया। आपको जो मेन फोकस रखना है, किस बात पे रखना है कि ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है। बाकी कोऑर्डिनेट एक्सिस का कॉन्सेप्ट तो फिर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि आपको किस एक्सिस के अलोंग बनाना है, किस एक्सिस के अलोंग नहीं बनाना है। तो जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं भी? स्फेरिकल इन शेप होता है, तो यहाँ पे तो एक्सिस का कोई रोल नहीं है। जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पे पी ऑर्बिटल कितने होते हैं भी? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड दे आर डीजनरेट। कैसे होते हैं? डीजनरेट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? इक्विवेलेंट होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे ये तीनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। तो ऐसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिएंटेशन, यानी कि किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में ये क्या है भी? ऑर्बिटल ओरिएंट है, किस डायरेक्शन के अलोंग है, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या है भी? डिफरेंट शेप्स होती है इन ऑर्बिटल्स की। अब जो पी ऑर्बिटल होते हैं ना, दे आर डम्बल इन शेप। कैसे होते हैं? डम्बल की शेप के होते हैं। इसे हम कैसी शेप बोलते हैं? डंबल की शेप बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो लोब्स बनती है ना, इसमें एक लोब पे पॉजिटिव साइन होता है और एक पे नेगेटिव साइन होता है। और जो ये सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, इसे हम बोलते हैं नोड। और नोड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नोड वो पॉइंट होता है वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लोकेटेड, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या है? बिल्कुल जीरो होते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। और जिस प्लेन में ये प्रेजेंट होता है उसे हम बोल देते हैं नोडल प्लेन। जितने ज़्यादा नोड्स प्रेजेंट होते हैं उतनी ज़्यादा क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। अब एस ऑर्बिटल तो कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है। पी ऑर्बिटल आपको क्या देखना है कि कौन सी एक्सिस के अलोंग है। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? पी एक्स ऑर्बिटल। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये बन जाएगा पी वाई ऑर्बिटल। और अगर ये जेड एक्सिस के अलोंग है तो इसे हम कहते हैं पी जेड ऑर्बिटल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये दो डुअल नेचर को शो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा है भाई? डुअल नेचर को शो करता है। ये वेव लाइक कैरेक्टर को भी शो करता है और पार्टिकल लाइक बिहेवियर को भी शो करता है। अब जो वेव लाइक कैरेक्टर होता है ना, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है? क्रस्ट एंड ट्रफ। आपने देखा ना वेव फंक्शन, जो वेव होती है वो कैसे होती है? क्रस्ट एंड ट्रफ बनाती है। यानी कि एक क्या होता है? अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है ऐसे। ठीक है, हायर ये आता है और एक क्या होता है? लोअर इसमें होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे आप क्या बोलोगे? ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे वेव के ट्रैवल करने की वजह से, वेव के मूवमेंट की वजह से, यहाँ पे क्या है? ये नोड्स होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी रहेगी भाई? जीरो रहेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। तो ये क्या है? यहाँ पे नोड है। और ये जो अपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्रस्ट बोलते हैं, पॉजिटिव साइन। और ये वाला पार्ट क्या होता है? नेगेटिव साइन। मतलब कि क्या है भाई? ये ट्रफ बोलते हैं हम इसे। तो आप इसे कैसे समझ सकते हो? जैसे जब आप स्टिल वाटर में, ठीक है, स्टिल वाटर में, बहते पानी में नहीं, फ्लोइंग वाटर में नहीं, स्टिल वाटर में जब आप क्या करते हो? पत्थर को ड्रॉप करते हो, ठीक है, पत्थर को डालते हो, तो क्या होता है? आपको ऐसे ना, मतलब जो वाटर है वो आपको ऐसे वेव लाइक दिखता है। वाटर ना ऐसे चलेगा, ठीक है। तो एक बार क्या होता है? बम्प ऊपर की तरफ उठता है वाटर का और फिर वो डाउनवर्ड जाता है। तो वो इसी तरीके से होता है कुछ। तो जो वेव लाइक करेक्टर होता है वो ऐसे ही शो होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया? भी एक मैथमेटिकल फंक्शन बताया गया जिसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन। डिनोट करते हैं साई से। जब अपोजिट साइन वाले ओवरलैप करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये एक लोब पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब अपोजिट साइन वाले लोब इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, एक तो ये हो सकता है जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ओवरलैप कर रहे हैं। एक क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि अपोजिट साइन वाले यहाँ पे क्या करे भी? ओवरलैपिंग करे। जैसे यहाँ पे ये वाली लोब क्या है भी? पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। तो ये जब सेम साइन वाले लोब्स क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है भी? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्या होता है? बॉन्डिंग बनती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जो इन केस ऑफ अपोजिट साइन, जब अपोजिट साइन वाले ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। और इसकी वजह से क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। ये सब हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी? एमओटी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में करते हैं। बट वो हमारा यहाँ पे क्या है अभी? टॉपिक नहीं है, वो हमारा टारगेट नहीं है। बस ये आपको थोड़ा सा बताना था कि किस तरीके से यहाँ पे अपोजिट साइन वाले क्या करते हैं अभी? बॉन्डिंग कराते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है वो। और अपोजिट साइन वाले क्या करते हैं अभी?
डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कराते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पीछे भी बताया आपको कि जो कंपाउंड्स की शेप देखते हैं ना, सॉरी, जो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं वो क्या होती है, sp sp2 sp3 होती है। तो वहाँ पे DNF ऑर्बिटल का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ये सब हम देखते हैं जब भी हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, और साथ में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम देखते हैं ना, जो कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहाँ पे इनकी क्या है, DNF ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पे क्या है, डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें हमने क्या देखा कि भी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, DYZ, DXZ, DXY, DX² माइनस वाई² एंड DZ² होता है। अब इसे आप क्या बोलते हो, यहाँ पे कितने लोब्स है भी, कितने लोब्स प्रेजेंट है, 4 लोब्स प्रेजेंट है। तो ऐसे एक लोब तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली, मतलब कि एक तो ये होगी कंप्लीट और एक ये होगी कंप्लीट। तो इस तरीके से यहाँ पे साइन होते हैं, और इसे हम बोलते हैं डबल डम्बल शेप। क्या बोलते हैं अभी, डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डबल डम्बल होती है। और जो डबल डम्बल शेप होती है इसमें DXY, DYZ और जो DZX होता है, ये जो 4 लोब्स होती है ये प्लेन में अरेंज होती है। कहाँ पे होती है भी, प्लेन में होती है। और ये लोब्स जो होती है, देखो यहाँ पे तो क्या था, पी ऑर्बिटल में अलोंग द एक्सिस थी, एक्सिस के ऊपर ही बनी हुई है, एक्सिस के ऊपर देखो। बट इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये वाली जो तीनों होती है ना डी ऑर्बिटल्स, ये क्या होती है, ये बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। कहाँ पे होती है, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देखो इन बिटवीन है ये कहाँ पे अभी, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और जो DX² माइनस वाई² होता है, ये कहाँ पे होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। ये वाला क्या है अभी, अलोंग द एक्सिस होता है। और ये क्या होता है, इलोंगेटेड फॉर्म में होता है। ये कहाँ पे होता है, DZ² जो होता है इलोंगेटेड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्या है अभी, यहाँ पे F ऑर्बिटल है। तो बस आप ऐसे याद रखो, FX होता है, FY होता है, मतलब ये ऐसे आपको नाम बताए हुए हैं। तो इनकी शेप वैसे नहीं पूछेगा, ना इनका अपना कोई काम है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं, आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जब 2 एटम्स क्या करते हैं अभी, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे मर्ज होते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो इसी ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होता है। ओवरलैपिंग करेंगे तो जो भी, जैसे देखो एक ऑर्बिटल है, इसमें जो भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा कोई ऑर्बिटल है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके है, तो ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग करने से क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। क्या होता है अभी, बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं अभी, ड्यू टू द ओवरलैपिंग यहाँ पे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनते हैं अभी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कि कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है और उनका नेचर क्या होता है। तो जब एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है, तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस को हम इन फेज भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इन फेज भी बोल सकते हैं इसे हम। और एक होता है डिस्ट्रक्टिव फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, आउट फेज हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव फेज यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको पीछे। डिस्ट्रक्टिव फेज क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फेज को हम बोलते हैं यहाँ पे आउट फेज। अब यहाँ पे देखो भाई, एस ऑर्बिटल एस के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है, इन फेज है। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ पार्ट जो है इसका, ये जो कुछ पार्ट है ये क्या है, एक दूसरे के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया, ओवरलैपिंग कर लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कंस्ट्रक्टिव वाले से क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी। क्या होती है, सिग्मा बॉन्डिंग होती है। और डिस्ट्रक्टिव वाले से क्या होता है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाला ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया अभी, सिग्मा बॉन्डिंग हो गई। ऐसे ही देखो, पी ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन। अब ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, यानी कि क्या करते हैं अभी, इन फेज ओवरलैपिंग करते हैं। तो इन फेज ओवरलैपिंग करने से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप हुआ है, तो यहाँ पे ये ऐसे लोब क्रिएट हो गई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये और ये क्या भाई, यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। कौन सी ओवरलैपिंग हो गई भाई, यहाँ पे एस ऑर्बिटल एस के साथ कंबाइन कर रहा था। सो दिस इज नोन एज द एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, इसे हम एस एस ओवरलैपिंग बोलेंगे। यहाँ पे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे पी पी ओवरलैपिंग। कौन सी बन जाएगी, पी पी ओवरलैपिंग। अगर एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगी भाई, एस पी ओवरलैपिंग। और ऐसे ही अगर पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, जैसे ये यहाँ से ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, तो ये क्या बन जाएगी भी, पी पी ओवरलैपिंग। यानी कि जो भी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो उसी टाइप की ओवरलैपिंग को शो करते हैं। अब यहाँ पे इन ओवरलैपिंग करने की वजह से क्या होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्या बनता है अभी, सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। डबल बॉन्ड में हम पढ़ते हैं ना कि एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वही यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या है भी, क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होती है ना, वो देखो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एक पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो ओवरलैपिंग भी होती है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में तो क्या होगा, जब सेम साइन वाले क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पीजेड ऑर्बिटल है, पीजेड ऑर्बिटल है, पॉजिटिव साइन वाला लो पॉजिटिव साइन वाले के साथ ही कर रहा है यहाँ पे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है।
ये एस पी ओवरलैपिंग है, एस ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है। यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। देखो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे और ये नेगेटिव साइन आएगा, तो ये कैसी ओवरलैपिंग है भाई, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये पी वाई ऑर्बिटल है। अभी बताया ना आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफरेंट होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ऐसे पी वाई ओवरलैप कर रहे हैं। और जब अपोजिट साइन वाले ओवरलैप करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग बन जाते हैं। तो ये आ गया, जैसे देखो पी जेड, ये यहाँ पे पॉजिटिव लोब है, यहाँ पे नेगेटिव लोब है, तो ये किसका एग्जाम्पल है अभी, नेगेटिव ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे देखो सारे ही एग्जाम्पल जो हैं ये नेगेटिव ओवरलैपिंग में दिखाए हुए हैं आपको। नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जब अपोजिट साइंस वाली लोब क्या करती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। एक होता है जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है, जब कोई भी क्या है अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। जैसे मान लो मैं पी एक्स ऑर्बिटल को पी जेड से कराना चाहूँ, तो अभी इन दोनों की तो एक्सिस ही अलग अलग रहेगी। एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस वाला है, ये वाई एक्सिस वाला है। तो अब ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है अभी प्रेजेंट है, जो ये लॉब्स इनकी प्रेजेंट है। तो कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, तो इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती। तो जिन भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं अभी, जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग करने से क्या होते हैं, दो टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो अब हम इनको समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, ये क्या होता है, पाई बॉन्ड कब बनते हैं, ये क्या होता है। जब देखो यहाँ पे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये यहाँ पे क्या है अभी, ये एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ कर रहा है, यहाँ पे भी ये कर रहा है। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, यानी कि एंड से एंड की ओवरलैपिंग होती है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग। और पाई बॉन्ड क्या होता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जैसे ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये एक पी एक्स ऑर्बिटल है, तो दोनों पी एक्स ऑर्बिटल ने कैसे ओवरलैपिंग की है, साइड वाइज ओवरलैपिंग की है। साइड से, जब साइड से कुछ मिल रहा है, मर्ज हो रहा है, तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्ड। और जब क्या है, हेड टू हेड, यानी कि एंड से एंड मर्ज होगा, तो उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये आपको पिक्चर में शो भी किया हुआ है। एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल इन शेप होता है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये भी अच्छी ओवरलैपिंग होती है, तो ये हेड टू हेड, एंड टू एंड वाले में ही होगी, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे भी देखो इस लोब के एंड ने इस लोब के साथ ओवरलैपिंग किया है, सो दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे ये एक लोब है पी ऑर्बिटल की और एक लोब ये है पी ऑर्बिटल की, और इन्होंने यहाँ पे ओवरलैपिंग की है। ये कैसी ओवरलैपिंग है, साइड वाइज है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या होता है अभी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये बन गया यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग से, या फिर आप बोल सकते हो साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसे बनेगा भाई, यहाँ पे ये साइड वाइज नहीं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है ना, तो यहाँ पे या तो एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है, एस पी ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, यानी कि इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। जैसे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, पी पी के साथ कर रहा है, देन किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की। पाई बॉन्ड की कब होती है, जब पी ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन करेगा, देन क्या होता है अभी यहाँ पे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। डी वाले भी बनाते हैं, बट यहाँ पे हम एस एंड पी पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है वो मैक्सिमम होती है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, यानी कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग, यानी कि उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो कैसा रहता है, सिमेट्रिकल रहता है अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा ना सिग्मा बॉन्डिंग में, वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग होती है वो नॉट सिमेट्रिकल होता है। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंजिस्ट होता है यहाँ पे, विच इज सिमेट्रिकल होता है अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि जिस भी एक्सिस के अलोंग वो क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, उसी के अराउंड क्या रहता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। बट इन केस ऑफ पाई बॉन्डिंग यहाँ पे क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अबव द प्लेन आता है, जैसे ये प्लेन है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी अबव द प्लेन बनेगी, और एक कहाँ होती है, बिलो द प्लेन होती है। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं अभी, सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन कर सकते हैं, यानी कि आप बॉन्ड रोटेशन करा सकते हो, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है क्या भी, रोटेशन, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड में रोटेशन नहीं पॉसिबल। रोटेशन का मतलब है जैसे अब ये बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये रोटेट हो सकता है अपनी एक्सिस के अलोंग, यानी कि अपनी एक्सिस के अलोंग ही क्या है, ये ऐसे रोटेट हो सकता है। जैसे आप पेन को पकड़ के देखो और पेन को ऐसे धीरे धीरे रोटेट करो,
तो वो क्या है, रोटेशन है। तो उस पेन को आप ऐसे कंसीडर करो, पेन को, पेंसिल को ऐसे कंसीडर करो कि वो क्या एक सिग्मा बॉन्ड है। तो अब यहाँ पे देखो कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, आप धीरे धीरे से पेन की मूवमेंट करो और वो पेन पेंसिल आपकी क्या है धीरे धीरे से रोटेट होती रहेगी। तो ऐसे सिग्मा बॉन्ड में क्या हो सकती है, रोटेशन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सिग्मा सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। केस ऑफ पाई बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो एक क्लाउड अबव द प्लेन बनेगा, एक बिलो द प्लेन बनेगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है ना वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होती कि आप बिना मॉलिक्यूल को तोड़े, ब्रेक किए क्या करो भी यहाँ पे रोटेशन को करा पाओ। तो ये सब था यहाँ पे अबाउट द ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग कैसे होती है, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होती है। अब हम यहाँ पे मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम देखते हैं सबसे पहले कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। तो प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, या फिर यहाँ पे आप एक और टर्म यूज कर सकते हो, स्लाइटली डिफरेंट के प्लेस पे नियरली सेम एनर्जी, यानी कि जिनकी एनर्जी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, आसपास होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ऐसे ऑर्बिटल्स का जब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है, मर्ज होते हैं वो ऑर्बिटल्स, ओवरलैप करते हैं, तो उनमें क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसका भी, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। तो वो क्या करते हैं, अभी देखो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, नियरली सेम होती है, वो क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी कि क्या करते हैं, अभी इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने से क्या है, जो भी उनकी खुद की एनर्जी होती है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी कि ओवरऑल जो भी एनर्जी आती है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है हाइब्रिडाइजेशन को होने के लिए, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि कंडीशन मेंशन करो, करेक्टरिस्टिक्स बताओ, हाइब्रिडाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या फिर आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, तो आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, उसके लिए कौन सी कंडीशंस का होना इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन अकर ओनली बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो कब होती है, जब सेम एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का ये मतलब है, जैसे कार्बन है आपके पास, क्या है अभी, कार्बन है, और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ये होती है 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो 2s ऑर्बिटल है, अब ये वाला जो इनर ऑर्बिटल होता है ना, इसके इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ये अपने आराम से बैठा रहता है, ठीक है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये 1s ऑर्बिटल जो रहते हैं ये एज इट इज़ बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे ये वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बॉन्डिंग में बॉन्डिंग में क्या, यहाँ पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब क्या होता है, ये बॉन्डिंग में भी वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। अब ये जो एस ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपने फिल कर दिया। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में कितने हैं 2। ये प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो, तो यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटरमिक्सिंग है ना ऑर्बिटल्स की, वो किसकी पॉसिबल है, 2s एंड 2p ऑर्बिटल की ही इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है, यानी कि यही एटम, सेम एटम के ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं, आपस में मर्ज हो सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी क्या हो, नियरली सेम हो। तो यहाँ पे 2s एंड 2p ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो नियरली सेम होती है, इनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इंटरमिक्स करते हैं, और इंटरमिक्स करके क्या करते हैं, अभी न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं, क्या करते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, यहाँ पे इनकी शेप सेम होती है, ठीक है, इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं, और इक्विवेलेंट शेप होती है इनकी। जो कार्बन ने इंटरमिक्सिंग करने से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हुई है। तो कार्बन के तो ऑर्बिटल्स ने क्या किया है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किया है। अगर यहाँ पे इसके साथ आप 4 हाइड्रोजन एटम को ऐड कर देते हो, तो ये जो 4 हाइड्रोजन एटम है ना, ये जब आएंगे इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के कांटेक्ट में, तब यहाँ पे क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे ये वाले जो ऑर्बिटल्स है ना, हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं विद कार्बन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। अभी एग्जाम्पल से बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, बस ध्यान से सुनते रहो। हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या होती है, देखो 1s1 होती है। तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, एस ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन और कार्बन
यहाँ पे क्या है, 2 डिफरेंट एटम्स है, ये कार्बन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है ना, ये 2s एंड 2p के साथ इंटरमिक्स नहीं कर सकता। ये क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। डिफरेंट एटम्स जो होंगे उनके ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। बट सेम एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग करके, मतलब मिक्स करके, इंटरमिक्सिंग करके क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 2s एंड 2p मिक्स करेंगे, इंटरमिक्सिंग होगी इनकी, और इनकी इंटरमिक्सिंग से यहाँ पे जो बनेगा वो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या है, हाइड्रोजन एटम के क्लोज आता है, हाइड्रोजन एटम के कांटेक्ट में आते हैं, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करने से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि अटोमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव द ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, कि भाई हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वही अटोमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, अभी नियरली सेम होती है। अगर उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, लार्ज एनर्जी डिफरेंस होता है, तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है भी, हाइब्रिड ही नहीं हो सकते हैं, मतलब कि इंटरमिक्सिंग को कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व वैलेंस शेल। हाइब्रिडाइजेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज दीज ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग। ये ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बिफोर एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन रिमेन इक्वल। भाई बिफोर हाइब्रिडाइजेशन जितने ऑर्बिटल्स थे और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जितने ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। कैसे सेम होते हैं, देखो भी इसको समझते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, ओवरऑल कंजर्व रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जैसे मानो आपने एक s ऑर्बिटल लिया है, एक p ऑर्बिटल लिया है, इन दोनों की आप क्या कर रहे हो, ओवरलैप, इंटरमिक्सिंग करा रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इनकी यहाँ पे इंटरमिक्सिंग करा रहे हो। तो इंटरमिक्सिंग कराने से यहाँ पे क्या होगा भी, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक s ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है, एक p ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है, तो यहाँ पे 2 अटोमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं, तो यहाँ पे 2 ही न्यू क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे s एंड p के कंबाइन करने से कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, sp। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जैसे अगर आपने एक s ऑर्बिटल लिया है, यहाँ पे 1s को शो नहीं कर रहा, एक s ऑर्बिटल लिया है, और अगर आपने 2 यहाँ पे p ऑर्बिटल लिए हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने अटोमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, कितने अटोमिक ऑर्बिटल्स हैं, टोटल 3 है। तो जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ना वो भी टोटल कितने होंगे, 3। और जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कैसे नेचर को के होंगे, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के होंगे भी, sp2। कौन से हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे यहाँ पे, sp2 को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन ऑर्बिटल मिक्स, जब ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, देयर एनर्जी चेंज, तो उनकी एनर्जी में चेंज आता है, एंड बिकम इक्वल। यानी कि अब यहाँ पे क्या था, स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी था, अब यहाँ पे इन्होंने इंटरमिक्सिंग की। तो इंटरमिक्सिंग करने के बाद ये क्या है, आइडेंटिकल शेप को यानी कि इक्विवेलेंट शेप को ले लेते हैं, एक जैसी इनकी शेप हो जाती है और एक जैसी इनकी एनर्जी आ जाती है। द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इंटरमीडिएट एनर्जी बिटवीन द ओरिजिनल ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, जो भी 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, जैसे एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल की एनर्जी में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस था ना, उनका क्या, ये इंटरमीडिएट होता है, यानी कि इन बिटवीन इनकी एनर्जी क्या करती है, लाई करती है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिलते जुलते से ही हैं, किससे भी, कंडीशन से मिलते जुलते ही हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है। कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है भाई, रिक्वायरमेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन की, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो हाइब्रिडाइजेशन होगी ही नहीं। करेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टीज। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो होती है करेक्टरिस्टिक्स। देखने में एक जैसी लगेंगी आपको। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किसका रिजल्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, जिसे आप क्या बोलते हो भी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हो। जो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो जो बनते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डेट कंबाइन, जो भी कंबाइन कर रहे हैं उनकी ही इक्वल होता है। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैव इक्वल एनर्जी, मतलब कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे s ने कंबाइन किया, p ने कंबाइन किया, तो कितने यहाँ पे sp बनेंगे, 2sp बनेंगे। तो ये जो 2sp ऑर्बिटल्स बने हैं ये कैसे होते हैं भी, डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब क्या है कि एक जो sp है और जो दूसरा sp है, दोनों की जो एनर्जी है और जो शेप है वो कैसी रहेगी, इक्विवेलेंट रहेगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, वही पॉइंट आ गया कि आइडेंटिकल होते हैं शेप में और साइज में। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर हाईली डायरेक्शनल, ये कैसे होता है, जो
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये डायरेक्शनल होते हैं। इन डायरेक्शन मतलब डायरेक्शनल नेचर की वजह से, डायरेक्शनल बिहेवियर को शो करने की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की यहाँ पे शेप एंड बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट कर पाते हैं। किस में भाई, मॉलिक्यूल्स में। जैसे अगर मान लो यहाँ पे पी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने हेड टू हेड ओवरलैपिंग किया, तो इसकी वजह से क्या आपको डायरेक्शन का आइडिया लगेगा। अभी कैसे आइडिया लगेगा, वो जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये था यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है, करेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए होते हैं। अब हम यहाँ पे वन बाय वन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, अभी देखो यहाँ पे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कौन सी है, एसपी। तो नाम से ही क्लियर है, एक एस ऑर्बिटल कंबाइन करेगा एक पी ऑर्बिटल के साथ। तो मिक्सिंग ऑफ वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम। सेम एटम के होने चाहिए, मैंने अभी आपको बताया। ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक हाइड्रोजन का एटम लिया और एक कार्बन का एटम लिया है और इनकी आप हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हो, ये नहीं होता है। टू फॉर्म टू इक्विवेलेंट एसपी, तो क्या होते हैं, दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बन जाते हैं। वन एस ऑर्बिटल मिक्सेस विद वन पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है एसपी में। ये यहाँ पे टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, देखो एक यहाँ पे वन एस का ये मतलब नहीं है कि आप वन एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो। इस वन एस का ये मतलब है कि एस ऑर्बिटल लिया है आपने एक और पी ऑर्बिटल लिया है आपने एक, और ये एक और एक मिलके बनाएंगे दो, तो यहाँ पे टू एस पी ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसका मतलब ये है, जो टू पी ऑर्बिटल्स होते हैं रिमेन अनहाइब्रिडाइज एंड कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो जैसे यहाँ पे आपको पहले क्या बताया जाए, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाए या फिर ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में। चलो पहले यही देखते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए BeCl2 का। BeCl2 को हम यहाँ पे ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, यहाँ पे बताने वाले हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। तो जो बेरिलियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2। क्या होती है, 1s2 2s2। तो बेरिलियम जो एटम होता है, इसकी ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसका जो p ऑर्बिटल होता है वो कैसा रहता है, एम्प्टी। p ऑर्बिटल कैसा होता है अभी, इसका एम्प्टी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब बेरिलियम क्या है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो बेरिलियम जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, तो इन केस ऑफ एक्साइटेड स्टेट, अब ये जो 1s ऑर्बिटल है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनर शेल वाले ऑर्बिटल्स रहते हैं वो एज इट इज़ प्रेजेंट रहते हैं, वो कोई भी वहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं शो करते हैं, ना ही हाइब्रिडाइजेशन में शो करते हैं। तो यहाँ पे जो 1s है ये तो एज इट इज़ रहेंगे। अब एक्साइटेड होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो किस पे होगा, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल में कौन है, 2s के इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे ये जो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम 2। तो यहाँ पे ये जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, एक इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एक्साइटेशन क्या होता है, px में जंप कर जाता है। 3 p ऑर्बिटल होते हैं ना, एक px होता है, py होता है, एक pz होता है। तो ये px में क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। अब यहाँ पे ये जंप करने से, एक p ऑर्बिटल में जंप करने से ये यहाँ पे क्या हो गए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बन गए। अब क्या होगा, ये वाले जो दो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, py और pz है, ये तो एज इट इज़ प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, sp किसकी इंटरमिक्सिंग होगी, s एंड p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी। तो s एंड p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करने से एक sp ये बन गया, एक sp ये बन गया। भाई एक sp ये बना है और एक sp ये बना है, ये वाले दोनों कैसे हैं भाई, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। कैसे हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइज होने से भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना चेंज होंगे भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1 1 थे ना, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। अब इन्होंने इंटरमिक्सिंग की, sp बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन तो टोटल अभी भी 2 रहेंगे। तो एक इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक इसमें प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, क्लोरीन के साथ यहाँ पे कंपाउंड बनाना है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और उसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जो इसकी वैलेंस शेल होती है वो होती है थर्ड वाली। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7। और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, यहाँ पे शेयर कर सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो जाएगा भाई, 8 बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन जो है, अब इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर सकती है, शेयर कर सकती है। तो क्या होगा यहाँ पे,
ये क्लोरीन ऐसे आएगी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ये क्लोरीन ऐसी आएगी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और जो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ क्या कर लेते हैं भाई, इस sp ऑर्बिटल के साथ इस क्लोरीन का यहाँ पे क्या कंबाइन करेगा भाई, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे BeCl2 की। अब ये जो BeCl2 बनता है ये कैसा होता है, लीनियर इन ज्योमेट्री होता है। देखो यहाँ पे ये s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। तो जब s एंड p ओवरलैपिंग करते हैं तो ये s एंड p ओवरलैपिंग करने से यहाँ पे क्या है, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिसे हम बोल रहे हैं sp। ऐसी ज्योमेट्री बन रही है, यहाँ पे लीनियर बन रही है। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या है, p ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल के पास ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे क्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा। तो यहाँ पे ये जो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये बना है sp, ये 2sp ही है। देखो एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे 2 ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये ओवरलैप करता है किसके साथ भी, p ऑर्बिटल के साथ, और यहाँ पे दूसरे क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ। इस तरीके से यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और मैंने आपको क्या बताया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना है ओवरलैपिंग होने से, और यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है तो ये क्या बन गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे कितने p ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं, एक ही p ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं। तो ये जो p ऑर्बिटल क्लोरीन के y वाला और z वाला, ये सॉरी y और x यहाँ पे पी जेड के साथ कर रखी है ना, तो y एंड x वाले तो यहाँ पे क्या है, अभी एज इट इज़ प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग की वजह से जो कि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये क्या कर लेते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ऐसे कंबाइन करता है तो क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से पाई बनता है। तो मतलब यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट। यहाँ आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको एक भी मॉलिक्यूल की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई कि किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। यहाँ पे आपके आराम से सारे मॉलिक्यूल्स की, सारे कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो BeCl2 का एग्जाम्पल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का तो एग्जाम्पल नहीं है। हमें तो कौन से उसमें करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उसमें करना है। क्योंकि जो आपके सिलेबस में ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे सारा हम ऑर्गेनिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस भी यही है कि आपको ऐसे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम में नहीं दी जाएगी। किसकी पूछी जाएगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ही पूछी जाएगी। बट स्टिल आपको एक क्या करना है, थोड़ा सा रफ आइडिया लेना है। अगर बाय एनी चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सको। तो इसके लिए मैंने एक अलग से ना हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, कुछ अप्रोक्स 35-40 मिनट की कुछ वीडियो है, उसमें मैंने ना डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पे वैसे तो वो जो क्लास है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो। बट वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि sp3d2 क्या होता है, d2sp3 क्या होता है, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कब बनेगी, ऑक्टाहेड्रल कब बनेगी, और यहाँ पे ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। क्योंकि ये बात तो आगे समझ में, देखो अगर मैंने sp3d2 लिखा है तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, देन ये बना है sp3d2। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। बट एक बार अगर किसी के पास टाइम है या कोई करना चाहता है तो आप क्या कर सकते हो, एक बार देख सकते हो उसको, और उससे क्या है आपको मतलब थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बाकियों के केस में आपको कैसे करना है, वो क्लास ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस में। लेकिन अगर आपको आज की क्लास में ये समझ में आ गया ना कि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप उस ऑब्जेक्टिव वाली को भी खुद से लिख दोगे थ्योरी बना के, आपसे आराम से हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखना है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, सब जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, C2H2 होता है। ये किसका मतलब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइन। ये 2 कार्बन का होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, साथ में एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं, इथाइन या फिर एसिटाइलिन ये होता है। और ये जो होता है इसे हम लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड में देखो, अभी मैंने आपको बताया एक तो होगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसकी वजह से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और 2 क्या होती है यहाँ पे, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। 2 क्या होती है यहाँ पे, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ऐसे। और इन साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक दो पाई बॉन्ड होते हैं। इन केस ऑफ इथाइन कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो कार्बन जो होता है, यहाँ पे C2H2 का एग्जांपल लिया ना हमने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन क्या होता है अभी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है 1s2 2s2 2p2। ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यही वाले ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, यहाँ पे हाइब्रिड करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में जो
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ये होती है नॉर्मली। भाई पी में यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और यहाँ पे पी में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो यहाँ पे ये पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2s में, ये क्या कर जाता है, जंप कर जाता है और यहाँ पे पी में चला जाता है। ये जो एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, इसमें ये यहाँ पे क्या कर जाता है, एक्साइट होके प्रमोट हो जाता है, यहाँ पे जंप कर जाता है। अब क्या होगा, ये एस ऑर्बिटल और ये वाले 3 पी ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे हाइब्रिड करेंगे। क्या करेंगे भाई, हाइब्रिड करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे। तो इंटरमिक्सिंग करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं। तो जब ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन कर जाते हैं तो sp3 बन जाएगा। sp के केस में यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ sp एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे इसके साथ क्या करता है, इंटरमिक्सिंग करता है। तो इंटरमिक्सिंग करने से ये क्या बन गए, यहाँ पे sp ऑर्बिटल्स बन गए। तो ये एक sp ऑर्बिटल हो गया और एक ये sp ऑर्बिटल हो गया। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक sp ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन एक sp ऑर्बिटल में। ये वाले जो 2 ऑर्बिटल बचे हैं ये कैसे हैं अभी, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। कैसे अनहाइब्रिडाइज, मतलब कि ये प्योर ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये हाइब्रिडाइज ही नहीं हुआ है, तो ये कैसे हैं, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है। अब यही अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। होगा क्या, आपको क्या करना है, देखो 2 कार्बन लेने हैं, तो एक कार्बन का यहाँ पे sp बनेगा, एक कार्बन का यहाँ पे sp बनेगा, दूसरे कार्बन का sp बनेगा। देखो जैसे यहाँ पे एक कार्बन के तो sp ऑर्बिटल ये हो गए, एक कार्बन के तो sp ऑर्बिटल ये बन गए। अब जो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन ने यहाँ पे दूसरा कार्बन भी तो सेम ऐसी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और उसके भी हाइब्रिड हो जाएंगे यहाँ पे ऑर्बिटल। तो दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे ये बन गए। तो ये इसके 2 sp आ गए और ये इसके 2 sp आ गए। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो देखो ये ऐसे ही प्रेजेंट है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक ये है और एक ये है। दूसरे कार्बन का ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज, और ये वाला भी प्योर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देखो भाई, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, सेम ऐसे ही इसके sp में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके भाई यहाँ पे 2 बनेंगे ना, यहाँ पे 2 और इस वाले कार्बन के 2, इस वाले कार्बन के भी 2। तो इन 2 में देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है इसका जो एक यहाँ पे क्या है भी, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये दूसरे कार्बन का ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ओवरलैपिंग करेंगे। हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल है यहाँ पे। हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने से यहाँ पे क्या है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये क्या कर जाएंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेंगे, कंबाइन कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपको कॉमन पार्ट में दिखाया हुआ है ना, ये कॉमन पार्ट में विजिबल है ना भाई, यहाँ पे ये इसमें देखो विजिबल है, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने से सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है कैसे बना है, सिग्मा sp से। ये जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ये कैसे हुई है, एक sp इस ऑर्बिटल का और एक sp इस ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन, एक इस कार्बन के साथ है और एक इस कार्बन के साथ है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s1 बनेगा। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बैठा है और एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये यहाँ पे बैठा है। तो अब एक एक तो इलेक्ट्रॉन इस वाले sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में भी है ना, यहाँ पे भी तो है और यहाँ पे भी है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, ये इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग करने से अगेन यहाँ पे क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, sp जो ओवरलैपिंग होती है इसे भी हम क्या बोलते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो ये भी क्या बन गया यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या बन गया यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड बन गया। बट यहाँ पे जो ये पाई ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो कि प्योर फॉर्म में है, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, ये वाला जो p ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये जो ऐसे है ना, ये वाला जो p ऑर्बिटल है, ये वाला जो p ऑर्बिटल है, अलग कलर से बनाते हैं, ये जो p ऑर्बिटल है, ये वाला जो p ऑर्बिटल है इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ऐसे ओवरलैपिंग करने से क्या है अभी, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है कैसे बना है, pp ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से। तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, पाई pp, क्या बोल सकते हैं, पाई pp। और यहाँ पे ये जो दूसरा p ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल थे ना, देखो जो दूसरा है वो भी यहाँ पे क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे दूसरा भी पाई जो ऑर्बिटल है वो कैसे पाई जो यहाँ पे बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, pp ऑर्बिटल के ही ओवरलैपिंग करने की वजह से ही बना है।
अब आप इसे वैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपल उसमें, ये तो भाई आपने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया इस तरीके से, और ये यहाँ पे आप इसे कैसे स्ट्रक्चर में शो कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है कार्बन कार्बन और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि ये 3 बॉन्ड यहाँ पे बने कैसे हैं, इन 3 बॉन्ड में से एक तो सिग्मा बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, sp ऑर्बिटल और एक sp ऑर्बिटल, इन दोनों के कंबाइन करने से ये 1 कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है। जो यहाँ पे अब ये वाले जो बॉन्ड बने हैं ये भी कैसे बने हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बने हैं। ये वाले बॉन्ड भी कैसे हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड ही है, क्योंकि एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, ये 2 पाई बॉन्ड बने हैं, किसकी वजह से बने हैं अभी, पाई बॉन्ड बने हैं, पाई पीपी ओवरलैपिंग करने से, साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से ये सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, देखो ये जो येलो से आपको शो किया हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कैसे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है। तो ये जो यहाँ पे येलो से शो किया हुआ है ये क्या है, यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग वाला रिजल्ट है, यानी कि जहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक कार्बन का sp ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp ऑर्बिटल से कर रहा है, तो वो तो ये बन जाएगा ऐसे। और ये जो यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ, कि भाई हाइड्रोजन ने जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाया है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, देखो एक ये वाला, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और एक ये वाला, ये क्या है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बने हैं, एक पाई बॉन्ड ये हो गया रेड वाला और दूसरा पाई बॉन्ड ये हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैंने देखो बहुत अच्छे से ट्राई किया है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है यहाँ पे कि आपको ये समझ में आ जाए। अगर आपको एक मॉलिक्यूल का समझ में आ गया ना, तो आपको बाकी के मॉलिक्यूल्स का अपने आप समझ में आ जाएगा, उन पे इतना टाइम नहीं लगेगा। ये s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ देखो यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल की लोब्स हैं, इसके साथ हाइब्रिड होगा, तो यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ना देखो ऐसे बनेगी। अभी बताया ना मैंने आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनती है, एक ये बनी एक ये बनी, एक sp ये है और एक sp ये है। अब ये sp कंबाइन करके क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये sp ऑर्बिटल क्या होता है, लीनियर इन शेप होता है। अगर लीनियर है तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देखो ज्योमेट्री तो हो गई लीनियर, बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। तो जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, सेम ऐसे ही किसका कॉन्सेप्ट होता है अभी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं अब हम क्या होती है। अब यहाँ पे sp2 मतलब टोटल कितने ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, 3 ऑर्बिटल्स की, एक s ऑर्बिटल होगा और 2 यहाँ पे p2 लिखा है ना, मतलब कि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मिक्सिंग ऑफ 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम्स, एक और 2 ऑर्बिटल के कंबाइन होने से क्या है, 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, और s और 2 p हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, sp2 बोलेंगे। क्या कहेंगे भी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको ये समझाया हुआ है इमेज से, ये s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल ये है और दूसरा p ऑर्बिटल ये है, इनके साथ ये तीनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। देखो ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको एक ही पिक्चर में दिखाना चाहते हो, एक ही उसमें डायग्राम में, तो ये s ऑर्बिटल ऐसे 3 एक्सिस बना लो, यहाँ पे ये 3 एक्सिस बन गई, तो ये s ऑर्बिटल हो गया। अब s ऑर्बिटल के साथ px आपको करना है, तो यहाँ पे ये px ऑर्बिटल यहीं पे ओवरलैप करा दो, और साथ में क्या करना है, py करना है, तो ये py को यहीं पे करा दो। तो ये क्या है, ऑर्बिटल यानी कि तीनों ऐसे मिक्स हुए हैं। तो इन तीनों के मिक्स होने की वजह से, यहाँ पे हाइब्रिड होने की वजह से क्या होता है, आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में कि ये क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी जो शेप होती है वो भी क्या है, न्यू, मतलब कुछ शेप आ जाती है, आइडेंटिकल नेचर होती है, जो क्या होती है, एक जैसी होती है। तो यहाँ पे न्यू शेप बनेगी। तो ये तीनों ऑर्बिटल के कंबाइन करने से ऐसे कुछ ये क्या होता है, यहाँ पे sp2 बनता है। तो एक sp2 ये है, एक sp2 ये है और एक sp2 ये है। अब जब ये तीनों sp2 कंबाइन करेंगे, तीनों sp2 कंबाइन करने की वजह से ये क्या करते हैं, ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसमें ये अरेंज हो जाते हैं। तो ये ट्राइगोनल प्लानर जो शेप होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से होती है, जैसे ये और ये, यानी कि ऐसे होते हैं। अगर ये 3 ऐसे हैं, 3 अगर ये ऐसे है, तो यहाँ पे पूरा जो एंगल होता है डेट इज़ 360 डिग्री, वो कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ गया। कितना आ गया अभी, 120 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन 120 होता है। और यहाँ पे जो एक p ऑर्बिटल होता है ना, वो क्या रह जाता है, अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, और वो ही अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो ट्राइगोनल प्लानर शेप बनेगी, यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी, बॉन्ड एंगल क्या होता है, यहाँ पे 120 डिग्री होता है, और इस तरीके से यहाँ पे ये क्या करते हैं, हाइब्रिड करते हैं। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिया हमने BH3 का, एग्जाम्पल लिया किसका भी, हमने BH3 का एग्जाम्पल लिया। तो जो बोरोन होता है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है डेट इज़ 1s2 2s2 2p1 होती है।
इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे फिल कर दिए। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, इनर वाले नहीं देखने, हमें क्या चेक करना है, आउटर वाले चेक करने हैं। तो 2s2 2p1, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल कर दिए। अब बोरोन गया अपनी एक्साइटेड स्टेट में, तो ये क्या करेगा, जो भी 2s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे बॉन्डिंग में, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा भी, प्रमोट हो जाएगा, जंप कर जाएगा कहाँ पे, 2p ऑर्बिटल में। तो ये इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ आ गया भी, इधर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाले जो ऑर्बिटल्स है ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे। अभी हमने देखा ना यहाँ पे कैसे एक एस और दो पी कंबाइन करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। तो इन तीनों के मिक्स करने से यहाँ पे क्या बनेगा, sp2 बनेगा। कितने sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 1, तो यानी कि ये जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं यहाँ पे, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनके पास कौन आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑर्बिटल आएगा। ये 3 हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स आ गए। हाइड्रोजन ऑर्बिटल के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये किसके कॉन्टेक्ट में जाएगा, हाइड्रोजन एटम जैसे ही आएगा वो क्या करेगा, इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जाएगा। इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये हाइड्रोजन क्या करता है अभी, ओवरलैपिंग करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट थे भी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट थे। ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग करने से क्या होगा, बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे आपको ब्लैक से रिप्रेजेंट किया गया है कौन से, बोरोन वाले यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन, और रेड से रिप्रेजेंट किया गया है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से sp2 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 तीनों में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। और ये क्या है, यहाँ पे इस तरीके की शेप को क्या कर लेता है अभी, बना लेता है। ये ऐसी शेप बन जाती है। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लानर। क्या बोलते हैं अभी, ट्राइगोनल प्लानर। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कार्बन वाला केस। तो कार्बन वाले केस में कब बनेगा भाई, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब बनेगी कार्बन के केस में, जब क्या होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ये देखो एक कार्बन एटम के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा जब मिनिमम यहाँ पे कितने कार्बन एटम होंगे, 2। अब एक कार्बन एटम के साथ आप कैसे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा ना। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे बनते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बनते हैं, ना कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे एक कार्बन के केस में तो यहाँ पे क्या है भी, sp और sp2 ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। जब क्या है, मिनिमम 2 कार्बन होंगे तभी यहाँ पे क्या बनेगा भी, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। यहाँ पे होगी sp और यहाँ पे क्या आएगी भी, sp2। अब हमें क्या करना है, कार्बन की पहले ग्राउंड स्टेट देखनी है। ग्राउंड स्टेट चेक करने के बाद फिर उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है इलेक्ट्रॉन को, और देन आपको क्या करना है, ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड कराना है। तो यही सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन हो गए 2s2 2p2। अब तक तो याद हो गई होगी कन्फिग्रेशन क्या होती है आउटर शेल की, 2s2 2p2। तो ये नॉर्मल स्टेट में है। प्रमोशन हुआ जब इलेक्ट्रॉन का, तो एक s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया। क्या होगा, यहाँ से एक s और 2 p ऑर्बिटल ऐसे इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करने से क्या बनेगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पे तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक जो ये ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। क्या होगा भाई, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा। अब यही अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करता है भाई, साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आती है, पाई बॉन्ड बनता है। अब ये जो कार्बन के अब इसको ध्यान से देखना, इस पिक्चर को, यहाँ पे ये वाली इमेज को ध्यान से चेक करना। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन प्रेजेंट है। एक कार्बन को आप नंबरिंग दे दो 1 समझने के लिए, और दूसरे कार्बन को नंबरिंग दे दो 2। अब जो ये वाला कार्बन है, इसने अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज कराया, यानी कि s एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइन हुए। यहाँ पे s एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइन हुए। इसने यहाँ पे क्या किया, 3sp2 बना लिया, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। और इस वाले कार्बन ने भी यहाँ पे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर लिए। तो यानी कि कार्बन 1 के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन 2 के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, देखो ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन 1 मान लो इसको, और इसको कार्बन 2 बोल दो। तो अब इसके जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको देखो, ये थोड़ा जो पिंक शेड से बने हुए हैं ना, इसको देखो, एक ये हो गया, एक ये है और एक ये है। ऐसे जो सेकंड कार्बन है, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो, ये जो पिंक से ऐसे बने हुए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये वाले जो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि 1 एंड 2 का, ये क्या कर रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने से यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा भी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब आपके पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये आ गया यहाँ पे, जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है।
अब ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करेंगे, इन्होंने बॉन्डिंग में तो वैसे तो हाइब्रिड होने में तो पार्टिसिपेट नहीं किया, बट ये क्या है, जैसे ही एक एटम दूसरे एटम के क्लोज आएगा ना भाई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऐसी थोड़ी ना होगी, ये एटम क्या है, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, क्लोज जाएंगे। तो जैसे एक दूसरे के क्लोज जाएंगे तो ये जैसे ओवरलैपिंग करते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, सेम ऐसे ही यहाँ पे ये वाले जो पी ऑर्बिटल है साइड वाले, ये भी तो ओवरलैपिंग करेंगे। तो इनकी ओवरलैपिंग करने से क्या होगा भाई, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें क्या था, देखो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, दूसरे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। यहाँ पे हमने देखा ना, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनहाइब्रिड में, तो एक कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड और एक के पास भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन। ये ओवरलैपिंग करके यहाँ पे क्या है, ऐसे बॉन्डिंग करेंगे और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ये जो बना है यहाँ पे पाई ओवरलैपिंग से, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कहाँ होती है, अबव एंड बिलो द एक्सिस होती है। यानी कि जैसे ये बीच में प्लेन है, ये प्लेन है, तो प्लेन के ऊपर, ठीक है, जैसे नोटबुक को रखो ऐसे, और नोटबुक के उसमें ऐसे सोचो कि एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे क्या है, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ऐसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन बनता है। इसको ऐसे एक्सिस समझ लो। इसको जब आप ऐसे एक्सिस समझोगे तो देखो, एक अबव द प्लेन आएगा और एक बिलो द प्लेन आएगा। ये वाले जो sp ऑर्बिटल है, ये वाला sp ऑर्बिटल और ये वाला जो sp ऑर्बिटल है कार्बन 1 का, सेम ऐसी इस ऑर्बिटल का कार्बन का sp ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कितने हाइड्रोजन है, 4 ना। अब एक हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ऐसे है, एस की शेप जो होती है स्फेरिकल होती है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, सेम ऐसे यहाँ पर और ये। अब इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एक एक इलेक्ट्रॉन कौन लाया है, हाइड्रोजन लाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगी, चारों कार्बन के यहाँ पे पास में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनाए और सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक ही पाई बॉन्ड बनाए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ओपन करके बना के दिखाती हूँ, ये ऐसा कुछ है, कार्बन कार्बन ऐसे हुआ है ना, कार्बन के यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बना है और एक क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है, और ये CH2 तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये और ये 4 हाइड्रोजन एटम थे। तो यहाँ पे ये कैसे बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और जो यहाँ पे एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही थी एंड टू एंड से, उससे सिग्मा बना है। साइड वाइज ओवरलैपिंग करने की वजह से कार्बन कार्बन के ऑर्बिटल के पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन होता है ना, वो इस तरीके से पूछा जाता है, आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे देगा और उसमें बोलेगा कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ऐसे एग्जाम्पल देगा। तो आपको टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का चेक करना है, काउंट की कितने प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्या है अभी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है अब तो कि एक s ऑर्बिटल होगा और 3 यहाँ पे क्या है भी p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करने की वजह से यहाँ पे क्या है भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे भी, sp3 होंगे। कौन से होंगे, sp3। तो मिक्सिंग ऑफ, देखो एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, 4 यहाँ पे नए बनेंगे जिसे हम बोलते हैं sp3। यहाँ पे जो ज्योमेट्री शेप होगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। यहाँ पे कोई भी p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है भी, देखो यहाँ पे ये एक बार ये देख लेते हैं किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, फिर यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे s ऑर्बिटल, ये px हो गया, ये py है और ये pz है। अब ये अगर आपको एक ही उसमें दिखाना हो कि कैसे ओवरलैप किया है, तो आप कैसे दिखाओगे, ये s ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस है। तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे क्या होगा, ये px के अलोंग आ गया, ये यहाँ पे py के अलोंग आ गया, और यहाँ पे ये ऐसे pz, मतलब कि ऐसे तीनों एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो ये जब ऐसे कंबाइन करते हैं ना, तो कंबाइन करके ये क्या करेंगे, यहाँ पे sp3 बना लेंगे। क्या करेंगे, sp3 बना लेंगे। एक जो sp3 ऑर्बिटल है ना, वो ऐसा है कुछ, एक sp3 ऑर्बिटल ऐसा है। तो यहाँ पे टोटल अपने पास ऐसी शेप कितनी आई है, 4 आई है। तो जब ये चारों आपस में कंबाइन करेंगी ना, देन क्या बनता है, यहाँ पे ऐसी शेप बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। क्या बोलते हैं भाई, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के केस में एक तो एग्जाम्पल इसका देखो क्या हो सकता है, सबसे सिंपल CH4 ही हो सकता है, मिथेन। क्या हो सकता है अभी, मिथेन हो सकता है। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे नहीं हम देख सकते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या है अभी 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड के लिए एक ही कार्बन में आ सकता है। तो मिथेन में भी क्या प्रेजेंट होगी भी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगी। कैसे, अभी यहाँ पे पहले एक बार एक्साइटेशन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में ये ऐसे होगा, 2s2 2p2 प्रमोशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया। अब यहाँ पे ये एक s और ये 3 p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई,
4 यहाँ पे क्या बन गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या आएगा, 4 हाइड्रोजन एटम आएंगे। एक हाइड्रोजन एटम के पास भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ पे क्या है, ऐसे 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये कैसी शेप ले लेता है भाई, ये ऐसे बन जाएगा। ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन के ये ऐसे आ जाता है, ये ऐसे टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल, ये हाइड्रोजन स्फेरिकल इन शेप। यहाँ पे बेसिकली क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो चारों के चारों कैसे हैं भी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब कि कैसी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। तो सारे ऑर्बिटल्स यूज हो गए पी के, कोई भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल तो है ही नहीं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ऐसा होता है यहाँ पे। ये C2H6 का एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पे, C2H6। ये क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 ऐसे। अब ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। तो इस कार्बन के पास भी यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और इस कार्बन के पास भी यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये रेड वाला जो है, रेड वाले से समझो, ये कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। सेम ऐसे ही इस वाले कार्बन के लिए, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसने ओवरलैपिंग की है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब यहाँ पे एक कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम के साथ जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है तो बन गया यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड बना है, ये किसकी ओवरलैपिंग से बना है, sp3 ओवरलैपिंग से। किसकी ओवरलैपिंग से, sp3। अब यहाँ पे इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन स्फेरिकल इन शेप होता है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए। अब यहाँ पे टोटल अपने पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी भी प्रेजेंट है, एक तो उसने यूज़ कर लिया, अभी भी हमारे पास 6 है। तो 6 ही हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और इसको करने से यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग हो जाएगी। जो एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट थे वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है भी पेयरिंग करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये वाले भी सारे ऑर्बिटल्स कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है। कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है। बट ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, ये सिग्मा बॉन्ड बने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड s की ओवरलैपिंग से। किसकी वजह से बने, s ऑर्बिटल एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से। आप इसको वैसे नॉर्मली शो करना चाहो तो ये ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है। और यहाँ पे आपको वैसे दिखाया हुआ है कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और ये कार्बन है, ये इसकी 4 लोब्स हैं। ये ऐसे हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये C2H6 बन जाएगा। क्या बन गया यहाँ पे, C2H6 मतलब कि CH3। इसे हम क्या बोलते हैं, इथेन। क्या बोलते हैं, इथेन। नेक्स्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यहाँ पे मिथेन के रिगार्डिंग दिखाया हुआ है। मिथेन का वैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये कार्बन है, कार्बन के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं अभी, 4 होंगे। तो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के आगे, इनके पास क्या होता है, 4 हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे। तो ऐसे हाइड्रोजन अप्रोच करते हैं, यहाँ पे क्या होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, टेट्राहेड्रल होता है। बाकी ये NH3 में भी होता है, वहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऐसी वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है भी, sp3 होती है। और वहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से भी इनकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनमें क्या है, डिस्टोर्शन आ जाता है, इनकी शेप में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो ये सब हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक वाले उसमें, जब आप इनऑर्गेनिक उसको करते हो। यहाँ पे ये आपको ऑर्गेनिक के टॉपिक में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कार्बन वाले टॉपिक्स पे ही, कार्बन वाली हाइब्रिडाइजेशन पे ही ज़्यादा फोकस किया है। क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा था वो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। जैसे देखो CH3 CH, यहाँ पे दे दिया CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। यहाँ पे उसने पूछ लिया कि 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि क्या बनेगी। तो अब इस कार्बन ने देखो टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और CH3 बन रहा है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी भी, sp3। इस कार्बन के लिए चेक करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या आएगी, sp2। इस कार्बन के लिए चेक करो, यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है, 2 और 1 3, तो मतलब कितनी आएगी, sp2। और यहाँ पे इस कार्बन के लिए चेक करो, देखो सारे ही कैसे हैं अभी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये भी क्या आएगी, sp3। और ये भी क्या बनेगा यहाँ पे,
3 आएगी, क्या आएगी भी, sp3 बनेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट डिस्क्रिप्टिव की वजह से मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको समझने के बाद आपको करने की कोई नीड नहीं है, बस एक बार पढ़ो, ध्यान से सुनो, समझो, और देन आप बस क्या है, एक दो बार एग्जाम्पल लेकर खुद से लिख के देखना, शेप बना के देखना, आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो आप बस डायरेक्ट ये चेक करके कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखो, हम यहाँ पे मेनली पहले दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एसाइक्लिक, ओपन चेन या फिर एलिफेटिक कंपाउंड, ये सारे एक ही नाम है। एसाइक्लिक, ओपन चेन, एलिफेटिक आपको सारे याद रखने हैं। दूसरी साइड क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड। तो जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं। साइक्लिक, अभी इनको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। एक बार चार्ट बता रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है। साइक्लिक वाले में क्या होता है, होमोसाइक्लिक होता है एंड देन होता है हेट्रोसाइक्लिक। फिर जो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड या फिर आप उसे बोल सकते हो कार्बोसाइक्लिक, और एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड फिर फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होंगे। एक होता है बेंजेनोइड कंपाउंड जिसे हम एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और एक होता है नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। अब यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक भी हो सकता है, बट अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे किसी किसी बुक में या फिर आपको ऐसे जब आप चेक करते हो ना, कहीं कहीं पे ऐसे भी क्लासिफिकेशन दिख सकती है कि जो एसाइक्लिक ओपन चेन वाले होते हैं ना, ये 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं, एक ब्रांचिंग में, एक ब्रांच कंपाउंड में, और एक कैसे स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स में। या फिर यहाँ पे आपको ऐसे भी क्लासिफिकेशन मिल सकती है कि एक होते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड और एक होते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। बट जो मेनली ब्रॉड कैटेगरी वाइज हम इनको क्लासीफाई करते हैं, वो जो मैंने आपको बताया उस बेसिस पे ही करते हैं। तो हम यहाँ पे सारे ये जो कंपाउंड्स हैं इनको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं कि इनका क्या मतलब है। तो फर्स्ट क्या है भी, एसाइक्लिक ओपन चेन या फिर आप बोल सकते हो एलिफेटिक कंपाउंड। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो कार्बन एटम्स होते हैं चेन में वो ओपन चेन में अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे ये ओपन चेन में ऐसे अरेंज है, स्ट्रेट चेन में ऐसे है। अब ये जो चेन है ये स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। ओपन चेन का मतलब है कि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन प्रेजेंट है। अब ये ओपन स्ट्रेट भी हो सकते हैं। स्ट्रेट का क्या मतलब है, ऐसे ही सारे कार्बन एटम स्ट्रेट स्ट्रेट प्रेजेंट है। या फिर यहाँ पे ब्रांचिंग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ब्रांचिंग का क्या मतलब है, मेन चेन के साथ क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे ऐसे ब्रांच बाहर निकल रही है, ठीक है, ब्रांचिंग हो रही है। जैसे यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये कार्बन आ गया, ये आ गया, तो ये यहाँ पे मेन चेन बनेगी, और ये जो साइड में लगे हैं कार्बन, ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पे साइड चेन बन जाएंगे। तो एसाइक्लिक, ओपन चेन या फिर एलिफेटिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है भाई, ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं, ओपन चेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है, देखो इथेनॉल। तो अब ये अगर ऐसे लिखे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है ये बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर में लिखे हैं, ठीक है। ये क्या है भी, यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर में लिखे हैं, तो इसका ये एक्सपेंशन फॉर्म में, इसका ये मतलब नहीं है कि एसाइक्लिक और ये वाले ऐसे ही होते हैं। आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ओपन चेन का मतलब ये है कि वहाँ पे स्ट्रेट चेन होगी, या तो लॉन्ग चेन होगी, या फिर ब्रांचिंग होगी। तो ये इथेनॉल का एग्जाम्पल है भाई। स्ट्रेट चेन में अगर मैं इसे वैसे लिखूँ कंडेंस फॉर्म में, तो क्या बनेगा, CH3CH2OH, ये बन जाएगा। इथेनॉल है यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, CH3CHO बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH3, यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, और ये CH3। तो ये जो है यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, ये क्या भी यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, और ये क्या आ गया, यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई। तो ये एसाइक्लिक में, तो ओपन चेन कंपाउंड में क्या होता है, चेन ओपन होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। ये इथेन एंड ब्यूटेन, ये सब किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे भाई, यहाँ पे ओपन चेन के। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पे ये आपको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज मिल सकते हैं, ब्रांचिंग एंड स्ट्रेट चेन में, या फिर आपको ऐसे भी मिल सकता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे ही सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम बोलते हैं। सारे सिंगल किसके चेक करने हैं आपको, कार्बन के बॉन्ड चेक करने हैं कि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल है, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं। क्या होते हैं, अल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल मिथेन है, इथेन है, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, CH3CH3 CH2 CH2, ये बन गया यहाँ पे।
और क्या आ जाएगा CH3, CH2, CH2। इस तरीके से ये सब किसके एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो सब में क्या है, कार्बन कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू कार्बन एटम। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, अल्काइन में क्या होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसे ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यह साइक्लिक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया कि इसको फर्दर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो साइक्लिक या फिर क्लोज कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं, रिंग कंपाउंड भी बोल सकते हैं, रिंग चेन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स में क्या होता है, जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं ना, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रिंग में प्रेजेंट होते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। रिंग में कंटेन ओनली कार्बन एटम और अदर एटम। यहाँ पे कार्बन एटम और कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बेसिस पे फिर हम इनको फर्दर भी क्लासीफाई करते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो यहाँ पे देखो फर्दर कैसे क्लासीफाई हो रहे थे। होमोसाइक्लिक हमने टेबल में देखा था चार्ट में, होमोसाइक्लिक होता है और एक हेट्रोसाइक्लिक होता है। तो होमोसाइक्लिक को ही हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। तो होमोसाइक्लिक में कौन से आते हैं, देखो यहाँ पे बताया ना कि जिसमें सिर्फ कार्बन एटम और एक दूसरे कार्बन एटम के अलावा भी एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे क्लासीफाई करते हैं। तो होमो मतलब सेम, तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होंगे, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या भी, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये आ गया, यहाँ पे क्या है, ये रिंग है और इस रिंग में यहाँ पे हर एंड पे कार्बन है, क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। हमने जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला सीखा था, पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये सारे पॉइंट्स क्या डिनोट करते हैं, कार्बन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन है, ये ऐसे कार्बन प्रेजेंट है। तो ऐसी रिंग्स जहाँ पे क्या होती है, ओनली कार्बन प्रेजेंट होती है, वो होमोसाइक्लिक होते हैं। अब जो होमोसाइक्लिक होता है ना, वो भी फर्दर क्लासीफाई हो सकती है टू कैटेगरी में। वन इज एलिसाइक्लिक और सेकंड कौन सी होती है भी, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक का क्या मतलब होता है, ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक होते हैं बट ये रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड से। कैसे, देखो यहाँ पे ये जैसे एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन का। तो प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन होता है, इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर जाती है, मतलब कि थोड़ी बहुत मिलती है, सिमिलर सी होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन क्या होगा, CH3 CH2 CH3। 3 कार्बन की चेन क्या होती है, प्रोपेन होती है। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, एन। तो ये क्या है, प्रोपेन है। अब अगर आप मान लो आपको इसका साइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। अब हर कार्बन, एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो चेक करो, इस कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 एंड 2। 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है, 2 वैलेंसी है, तो ये 2 किसके साथ कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन के लिए चेक करो, अब इस कार्बन ने भी यहाँ पे एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, एक इसके साथ, तो मतलब कि यहाँ पे भी 2 अभी पॉसिबल है, तो ये बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या बन गया अभी, साइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया, साइक्लिक का। साइक्लिक में भी कौन सा, होमोसाइक्लिक, जिसमें सारे ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। और फिर आगे देखें तो ये क्या बन गया, किसका एग्जाम्पल है, एलिसाइक्लिक का। एलिसाइक्लिक हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किससे रिजेंबल कर रहा है, जो नॉर्मल क्या होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रेट चेन ब्रांचिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं उनसे रिजेंबल करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट है होमोसाइक्लिक का ही टाइप, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें बेंजीन लाइक रिंग प्रेजेंट होती है या फिर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और कई बार कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बेंजीन लाइक आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, बट वो स्पेशल करेक्टर को, यानी कि एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, एक करेक्टर होता है कौन सा भी एरोमेटिसिटी शो करने का, वो किसकी वजह से होता है, जो भी वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसी स्पेशल एबिलिटी को भी रखते हैं कि वो क्या करे भी, एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी को शो करे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है और बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसी बेसिस पे यहाँ पे फर्दर कैटेगरी बना दी। जो बेंजीन लाइक है उन्हें बोल दिया बेंजेनोइड, यानी कि जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा बेंजीन प्रेजेंट है। बेंजीन लाइक नहीं, जिसमें बेंजीन रिंग खुद ही प्रेजेंट है, एक या एक से ज़्यादा, तो उसे हमने बोल दिया बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। और जो बेंजीन लाइक लगते हैं उसे हमने बोल दिया नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो जैसे यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग है, बेंजीन क्या होती है, बेंजीन होती है 6 मेंबर्ड रिंग, और जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये जो रिंग आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, देखो इसमें काउंट करो कितनी साइड्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड है, बट स्टिल ये क्या करती है, यहाँ पे एरोमेटिक बिहेवियर को शो करती है। ऐसी एजुलिन, ये भी एरोमेटिक, यहाँ पे कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि बेंजीन डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं है, बट ये एरोमेटिक बिहेवियर को शो करती है। तो इसे हमने कैसे कैटेगराइज किया अभी, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड में, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड विदाउट बेंजीन रिंग होते बट स्टिल शो एरोमेटिसिटी, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक करेक्टर को शो करते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये सारी क्लासिफिकेशन जो हमने देखी है किस में थी, साइक्लिक में थी। साइक्लिक में दो कैटेगरी थी, एक था होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक के हमने ये डिफरेंट यहाँ पे क्या है अभी क्लासिफिकेशन देखी। अब हम यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक को देखेंगे। तो हेट्रो नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंट। तो ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, डिफरेंट एटम्स को रखते हैं कार्बन के अलावा, यानी कि रिंग में क्या है, कार्बन एटम के साथ साथ कोई दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट हैं, और ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स बोलते हैं। यानी कि कार्बन के अलावा जब रिंग में कोई दूसरे एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हेट्रो एटम्स। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे भाई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। और जो जनरली यहाँ पे हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना कार्बन कंपाउंड्स में, वो कौन से हो सकते हैं, मतलब ज़्यादातर आपको देखने को यही मिलेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इनके अलावा भी हो सकते हैं, बट कॉमन जो हेट्रो एटम्स है वो ये हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे इंडोल है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, 1,3 डाइऑक्सीन है, पिपरिडिन है, पायरिडिन है। तो इनमें देखो क्या है, सारे कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये देखो कार्बन एटम प्रेजेंट है, और एक यहाँ पे हेट्रो एटम आ गया। यहाँ पे देखो सारे कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक यहाँ पे डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन को हेट्रो एटम मत बनाना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन ही तो होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को हेट्रो एटम काउंट नहीं करना है, कभी हाइड्रोजन को भी कर दो, ऐसे तो फिर सारे ही हेट्रो एटम हो जाएंगे। ऐसे तो जो नॉर्मल हमने स्टार्टिंग से जितने भी कंपाउंड की क्लासिफिकेशन देखी सभी हेट्रो एटम बन जाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, यानी कि हाइड्रोजन को नहीं देखना, कार्बन के अलावा जो कोई दूसरे एटम प्रेजेंट हो लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, दे आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक क्यों है, क्योंकि रिंग में प्रेजेंट है, इस वजह से ये साइक्लिक भी है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो जब हम आयुपैक नोमेनक्लेचर करते हैं किसका भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम्स यूज़ होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इसी को हम थोड़ा सा एक बार समझेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अभी, ए फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम। ये एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ये क्या शो करता है, ये जब भी कहीं पे प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, डैट डिटरमाइन इट्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। तो ये उस कंपाउंड की क्या है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करता है। जैसे अगर कहीं पे OH ग्रुप लगा है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, अगर OH ग्रुप लगा है, इट मीन्स वो क्या है, अल्कोहल है। हम इसको OH ग्रुप को देखते ही क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। अगर किसी कंपाउंड में COH ग्रुप लगा है तो हम देखते ही बता देंगे कि ये ग्रुप कैसा है भी, एसिडिक है। ये कंपाउंड कैसा गिवन है आपको, एसिड गिवन है। तो इस तरीके से क्या है, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर सकते हो बाय आइडेंटिफाइंग द फंक्शनल ग्रुप। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अब फंक्शनल ग्रुप के कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये मैंने NCERT से टेबल उठाई है। तो यहाँ पे देखो अल्केन्स होते हैं, तो अल्केन्स का आपको पता ही है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो सफिक्स बनता है, सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है किसी नाम के आगे जुड़ना, ठीक है। नोमेनक्लेचर आपने कभी ना कभी तो किया होगा, थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा। अभी वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए देखो। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होता है भाई, प्रीफिक्स होता है जो नाम के आगे लगता है, ठीक है। जैसे आप किसी के भी नाम के आगे मिस्टर, मिसेज, मिस ऐसे यूज़ करते हो ना, तो दे आर प्रीफिक्स। सफिक्स क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझो, जो भी आपका मेन नेम है, नाम है, उसके बाद में आपने क्या किया, अपना सरनेम लगा दिया, ठीक है। जैसे आपने कुछ भी बोल दिया, सैनी है, गर्ग है, मतलब XYZ यादव है, जो कुछ भी है वो आपके सरनेम क्या बन जाएंगे भाई, क्या हो जाएगा, सफिक्स का काम करेंगे। तो ऐसे जो अल्केन्स होते हैं ना, ये कोई वैसे फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ठीक है। बट ये क्या होता है, स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करता है। ये वैसे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट ये स्ट्रेट चेन के जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, ये यहाँ पे एन ऐड करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, एन ऐड करते हैं। जैसे एक ही कार्बन का है, तो एक ही कार्बन का जो कंपाउंड होता है, एक कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं मिथ, और ये एक ही कार्बन का प्रेजेंट है, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा मिथेन। जैसे अभी हमने इथेन का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, CH3 अभी हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किया था ना, ये होता है इथेन। तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन आने की वजह से इथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से क्या बन जाएगा, इथेन। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड था तो हम उसे क्या बोल रहे थे, इथीन। टू कार्बन है तो हमने बोला इथ, और डबल बॉन्ड है तो इस वजह से क्या बन जाएगा, ईन, इथीन। ट्रिपल बॉन्ड था तो हम उसे क्या बोल रहे थे, इथाइन। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये क्या होता है अभी, यहाँ पे ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऐसे आपको शो किया हुआ है। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटीन। ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, आइन बन जाएगा। अरीन्स का क्या होता है, ऐसे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड है। हैलाइड्स क्या होते हैं, हेलोजन्स होते हैं, लाइक फ्लोरो, क्लोरो, कार्बन, ब्रोमो, ये सब। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेलो वर्ड, मतलब कि अगर कहीं पे फ्लोरीन है, आपको उसकी नेमिंग करनी है, तो क्या बन जाएगा, फ्लोरो। कहीं पे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो,
ऐसे हेलो बन जाता है। अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर ये मेन प्राइमरी ग्रुप की तरह फंक्शन करता है तो ये क्या होता है, ओल होता है। क्या होता है, ओल होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2 OH, तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी है। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओल वर्ड। ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। क्या बन जाएगा भाई, इथेनॉल। अगर मैंने इसको कहीं पे ग्रुप में इससे बड़ा कोई ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक अगर कोई कहीं पे चेन में ये इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पे लगा है OH और यहाँ पे COH, तो अब देखो यहाँ पे इससे बड़ा ग्रुप कौन सा है, COH ग्रुप है। इससे बड़ा ग्रुप कौन सा है, COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप बड़ा है, कौन सा नहीं है, ये सब आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अंडर आता है। इन सबको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप जो ज़्यादा ध्यान है ना फंक्शनल ग्रुप की तरफ रखना। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये कार्बोक्सिलिक से क्या हो, ये अल्कोहल से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक बड़ा होता है। अगर ये बड़ा है यहाँ पे तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे, इसको नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे इसके नाम को हम ओल नहीं लिखेंगे, इसके नाम को ओल नहीं लिखा जाएगा। इसके नाम को हम कैसे मेंशन करेंगे, हाइड्रोक्सी। यानी कि जब ये सेकेंडरी बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी। ऐसी अल्डिहाइड CHO होता है ये। इसके लिए जो मेन नेम होता है वो क्या होता है, अल होता है। जैसे चेन के पीछे यहाँ लगा है तो अल आएगा, और अगर इसका सेकेंडरी नेम देखें तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। कीटोन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कीटोन का प्राइमरी जो है, प्राइमरी ग्रुप की तरह अगर इसका कहीं पे नेमिंग करना है तो ये बनेगा ओन, और अगर सेकेंडरी बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सो। और भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे कुछ, ये NCERT की ही है, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हैं, NCERT में जो भी दिए हैं वही ऐड किए हैं मैंने यहाँ पे। नाइट्राइल, तो नाइट्राइल होता है C ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका जो वैसे प्राइमरी है वो होता है नाइट्राइल, जब ये सेकेंडरी बनेगा तो ये क्या होगा, साइनो। ईथर्स, ईथर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR, मतलब कि इधर एक अल्काइल पार्ट है, मतलब इधर कार्बन की चेन है ऑक्सीजन, एंड देन इधर भी कार्बन की चेन है। तो ये क्या बन जाता है, एल्कोक्सी। क्या बन जाता है, एल्कोक्सी। इसके नाम को जैसे अगर कहीं पे लिखना हो तो ये जैसे 2 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथोक्सी। ठीक है, 1 कार्बन होगा तो बन जाएगा मिथोक्सी। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मेन जो नाम होता है इसका वो कैसे होता है, प्रिंसिपल जो इसका बनेगा प्राइमरी वो क्या होगा, ओइक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, तो ऐसे ही इसका ब्यूटानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, लास्ट में क्या करते हैं, ओइक यूज़ करते हैं। अगर ये सेकेंडरी की तरह से यूज़ करेंगे तो कार्बोक्सी बन जाएगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, इसके लिए हम OH वर्ड यूज़ करते हैं। फिर एस्टर्स होते हैं, तो एस्टर में क्या होता है, कार्बन, और यहाँ पे जैसे COH ग्रुप, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना। अगर इस H के प्लेस पे यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन आ जाती है, अल्काइल पार्ट आ जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, एस्टर्स। तो इसका क्या होता है, OH होता है। वैसे क्या बोलते हैं इसे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। असाइल क्लोराइड, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, कोई भी हेलोजन आ जाएगा। X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हेलोजन। फ्लोरो क्लोरो मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पे ऑयल हेलाइड बन जाता है ये, जैसे ब्यूटानॉइल क्लोराइड। अमीन्स है तो अमीन का अमीन ही रहता है, ये अमाइड ग्रुप होता है। कार्बन NO2, ये नाइट्रो है। सल्फोनिक एसिड, अगर कहीं पे भी SO3H ग्रुप लगा होता है तो क्या बन जाता है, सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इट इज़ अ सीरीज इज डिफाइंड एज अ फैमिली। हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, या फिर आप इसे सिंपल बोल सकते हो, सीरीज बोल रहे हैं तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास क्या होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप है तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, एंड द सेम जनरल फॉर्मूला बनेगा इन विच सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच यूनिट बाय CH2 ग्रुप। हर यूनिट जो है वो किससे डिफर करेगी भी, CH2 ग्रुप से डिफर करेगी। CH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिन बोलते हैं। ईच कंपाउंड इन द सीरीज इज कॉल्ड अ होमोलोग सीरीज। होमोलोग, हर कंपाउंड को, जो भी होमोलोग सीरीज का कंपाउंड होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं भी, होमोलोग बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ऑल कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज फॉलो द सेम जनरल फॉर्मूला। क्या करते हैं अभी, जो होमोलोगस सीरीज होती है ना उसके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मैं हर एग्जांपल को यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। एक ही एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी, बाकी पे आप खुद से अप्लाई करके देख सकते हो कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अल्केन्स है जैसे, तो अल्केन्स में क्या होता है, CH4 होता है, एक कार्बन वाला। हायर मेंबर क्या होता है, CH3 होता है। देन 3 कार्बन वाला क्या होता है, CH3 CH2 होता है। ऐसे होते हैं। 4 कार्बन वाला बन जाएगा ऐसे, CH3 CH2 आप देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, मैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर भी ऐसे मेंशन कर देती हूँ। कितने कार्बन है यहाँ पे, 1। हाइड्रोजन कितना है, 4। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2। हाइड्रोजन कितनी है, 6। यहाँ कितनी कार्बन है, 3। हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 4। हाइड्रोजन कितनी हो गई भाई, 10।
अब देखो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है ना अल्केन्स के लिए, वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है 1, मतलब ऐसे 1 बाय 1 पुट करते चलो, 1 2 3 4। तो जब आपने n की वैल्यू को 1 पुट किया, n की वैल्यू को 1 पुट करने से जब आप n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, C1 मतलब एक कार्बन, और यहाँ पे 1 पुट करने से 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH4, ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, जब n की वैल्यू को आपने 2 पुट किया, तो जब आप n की वैल्यू को 2 पुट करोगे यहाँ पे तो C2, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, तो C2H6 बन गया। यहाँ पे 3 पुट करो तो यहाँ पे कितना आएगा, C3H8 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे n की वैल्यू को 4 पुट करो तो क्या आ जाएगा भाई, C4H10 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक ही जनरल फॉर्मूले से तो आपने ये काउंट किया है ना, एक ही जनरल फॉर्मूला तो इन सारे कंपाउंड पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे CH4 भी ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, अल्के इसका भी जनरल फॉर्मूला यही है, इसका भी जनरल फॉर्मूला यही है, और इसके लिए भी जनरल फॉर्मूला यही है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं ना होमोलोगस सीरीज़ के, वो क्या करते हैं, सेम जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, जो भी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ऐसे आप किसी के लिए भी चेक करोगे ना, कोई भी होमोलोगस सीरीज़ लेते हो तो उसमें जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो सेम ही आएगा। अल्कीन्स का क्या होता है, CnH2n होता है, अल्काइंस का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अल्कीन देखो जैसे क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होती है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 है, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, 4 है। इसके अकॉर्डिंग पुट करके देखो, n की वैल्यू को 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो तो C2H4 ही तो आएगा। अल्काइन क्या होता है, अल्काइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आएगा, C2, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 -2, तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो C2H2 आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अल्केन के केस में तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, बट इन केस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन n कैन नॉट बी 1, यहाँ पे 1 नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो एक ही कार्बन के साथ बनेगा ही नहीं, उसके लिए 2 कार्बन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 कार्बन होंगे तभी वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए 2 कार्बन मिनिमम है, तो जनरल फॉर्मूले में जो n की वैल्यू है मिनिमम आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। तो यहाँ पे ये आ गया भाई, ठीक है, क्लियर है ये सारा पॉइंट। तो यहाँ पे इस तरीके से जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होमोलोगस सीरीज पे क्या है, अप्लाई होता है। यहाँ पे आप इसकी नेक्स्ट होमोलोग अगर लेते हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C3, और हाइड्रोजन कितने हैं देखो, 3 2 5 एंड 1 6, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पुट करो, हो जाएगा। साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं ना, साइक्लो अल्केन्स अभी हमने समझे थे क्या होंगे, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, रिंग तभी बनेगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब मिनिमम 3 कार्बन होंगे। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनने के लिए, क्लोज स्ट्रक्चर बनने के लिए 3 साइड बननी चाहिए, 3 साइड बनेगी तभी वो 3 कार्बन एटम आएंगे, तभी वो क्या है, रिंग को क्लोज करेंगे, स्ट्रक्चर को क्लोज करेंगे। तो इस साइक्लो अल्केन का आप जनरल फॉर्मूला बताना कमेंट सेक्शन में खुद से बना के, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके बताया ना कि ऐसे बनेगा, तो आप खुद से ऐसे 3 मेंबर की रिंग बनाना, 4 कार्बन की रिंग बनाना, 5 कार्बन की ऐसे रिंग बनाना, और इनका फॉर्मूला चेक करना, मतलब कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है, और फिर इसका जनरल फॉर्मूला बनाना और बताना कमेंट सेक्शन में कि साइक्लो अल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, और वो इन तीनों में से किसी से रिजेंबल करता है या फिर नहीं करता है। पॉइंट क्या है अभी यहाँ पे, ऑल मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज पोजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। भाई सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम टाइप के कंपाउंड है, तभी तो हम उसे होमोलोगस सीरीज बोल रहे हैं। बिकॉज ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप दे अंडरगो सिमिलर टाइप्स ऑफ केमिकल बिहेवियर, मतलब अगर उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि वो बिहेवियर को भी कैसे सिमिलर शो करेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एसिड लिया है, ठीक है, आपके पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, ये 1 कार्बन का एसिड है, देन इसका हायर एसिड क्या आ गया, इथेनोइक एसिड आ गया, ये 2 कार्बन वाला। देन यहाँ पे आपने प्रोपेनोइक एसिड लिया है, सारे के सारे क्या है भी, एसिड है, सारे के सारे क्या है, एसिड है। बताओ जब आप इनका लिटमस टेस्ट करोगे तो क्या डिफरेंट रिजल्ट आएगा। एसिड का जो भी बिहेवियर होता है वो तो ये शो करेंगी, एसिड का जो भी बिहेवियर होता है वो तो ये शो करेंगे। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में। अगर ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि होमोलोगस जो सीरीज होती है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। तो ये सिमिलर टाइप के रिएक्शंस को भी शो करते हैं ना। होमोलोगस सीरीज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट। तो यहाँ पे देखो जो डिफरेंस होता है ना 2 कंज्यूगेटिव मेंबर में, किसका होता है, CH2 यूनिट का होता है। जैसे देखो यहाँ पे
अब इसमें तो क्या चेक करेंगे, यहाँ पे इसमें तो चेक कर नहीं पाएंगे, एक कार्बन में, दो कार्बन में, तीन कार्बन से चेक करो, यहाँ पे बीच में क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अब तीन से जो चार कार्बन की चेन बनी है तो बाकी तो सेम है। एक यहाँ पे मिथाइलिन यूनिट ही तो क्या हुई है, ऐड हुई है। जब आप 5 कार्बन की चेन बनाओगे तो चार तो ऐसे एज इट इज़ रहेंगे, एक और वहाँ पे CH2 यूनिट बीच में ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो होमोलोगस सीरीज होती है ना वो किससे डिफर कर रही है, किससे डिफर करती है, CH2 यूनिट से डिफर करती है। आप किसी और का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं अल्कोहल ग्रुप का, CH3COH, CH3CH2OH, देन हमने 3 कार्बन के लिए लिया CH3CH2CH2OH। अब बताओ यहाँ पे एक में तो खैर क्या आएगी, यहाँ पे यूनिट मिथाइलिन यूनिट ये है, यहाँ पे बाकी तो सेम है। बाकी तो अब जैसे यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है इसका ये तो सेम है, ये वाली यूनिट क्या होगी, यहाँ पे ऐड होगी। तो जो डिफरेंस आता है कंजुगेटिव मेंबर्स का, तो CH2 का जो मास होता है CH2 यूनिट का वो कितना होता है, 14 होता है। एक कार्बन का 12 है, दो हाइड्रोजन का 2, तो क्या आ गया, 14 आ गया। तो इसका मतलब जो इनका मास का डिफरेंस आएगा कंजुगेटिव मेंबर्स का वो कितने से आएगा, 14 से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज शो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर बिकॉज ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स द सेम। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो ग्रेजुअली और रेगुलरली क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो ग्रेजुअली क्या है, अभी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मास क्या है, ठीक है, कंपाउंड का, सीरीज़ का, मेल्टिंग पॉइंट क्या बनेगा, डेंसिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बताया हुआ है कि अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिया अल्केन सीरीज़ में, मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। मिथेन 1 कार्बन का होता है, इथेन 2 कार्बन की चेन होती है, ये 3 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे क्या है, ये होमोलोगस सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 की है, यहाँ पे 4 की है, और सॉरी 2 की है, और यहाँ पे क्या है, 1 की है। तो सबसे ज़्यादा मास किसका आएगा, ब्यूटेन का ही आएगा, और सबसे कम किसका होगा, मिथेन का होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो कैसे इंक्रीज होता है, विद इंक्रीज इन मास, यानी कि जब उसका मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। मिथेन से इथेन में जैसे थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, जब 3 से 4 कार्बन हो गए देन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है होमोलोगस सीरीज़ की वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे एंड रेगुलरली क्या करती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्मेशन। तो देखो कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्मेशन जो है ये टॉपिक आपको क्लास 10th की जो NCERT की बुक है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें ना एक ऐसे पैराग्राफ सा यानी कि बॉक्स दिया हुआ है, और उस बॉक्स में बस ऐसे ही बताया हुआ है नॉर्मली कि ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, भी इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, और क्या करते हैं अर्थ के अंदर क्या है, भी ब्यूरिड होने की वजह से अर्थ के अंदर बहुत टाइम तक दबाव की वजह से क्या करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। आपको बस ऐसे 4-5 लाइनों में एक बॉक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है, अगर आप वहाँ से पढ़ लेते हो। वैसे देखो कोल एंड पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन है ना ये सभी को आती है, सबको अच्छे से ना माइंड में बैठी होती है, बट अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो क्लास 8 की बुक में, NCERT बुक में आपको दिया हुआ है, और मैंने भी इसको एक क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, 40 मिनट्स के अराउंड कुछ वो क्लास है, उसमें मैंने आपको NCERT से थ्योरी भी रीड कराई हुई है जो भी क्लास 8 में आपको दी हुई है, और साथ में वहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हुए हैं कि कोल की क्लासिफिकेशन क्या होगी, पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने पॉसिबल है उन सबको भी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो, या फिर आप खुद से 15-20 मिनट लगा के चैप्टर को रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा लगा के क्या है, 40 मिनट्स में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि इस टॉपिक का रिविजन भी हो जाएगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आते हैं तो। कुछ टॉपिक्स तो हमने 2 क्लासेस में भी कंप्लीट हो गए जितना भी हमने पढ़ा है, और एक यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी नोमेनक्लेचर वाली, और एक मिल जाएगी आपको चैनल पे प्लेलिस्ट आइसोमेरिज्म वाली। तो नोमेनक्लेचर में देखो ऐसे तो अगर आपको पढ़ना हो ना तो कितना भी टाइम लग सकता है, यानी कि आप बहुत ही डिटेल में ऐसे पढ़ते रहो, बट हमारे एग्ज़ाम में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ना टिपिकल या डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, सिंपल ही नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा। तो उसके लिए हमें सिंपल रूल्स ही करने हैं। आपको क्या करना है, एक बेसिक आइडिया लेना है नोमेनक्लेचर के जो रूल्स का होता है, तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसे डिटेल में तो हमने कोई नीट जेई का पेपर थोड़ी देना है कि हम ऐसे यहाँ पे बैठ के उसको मतलब नंबर ऑफ क्लासेस में कवर करते जाएं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल रूल्स को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस को करोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट खुद से भी क्लियर हो जाएंगे। बेसिक रूल्स तो वही रहेंगे नोमेनक्लेचर के। तो एक प्लेलिस्ट आपको नोमेनक्लेचर की मिल जाएगी, और सेम ऐसे ही आपको एक प्लेलिस्ट यहाँ पे आइसोमेरिज्म की मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने आइसोमेरिज्म होते हैं वो देखो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं ना, उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है और मेरे अकॉर्डिंग टीजीटी में यही पूछे जाने चाहिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा क्या है अभी डिटेल में चले जाते हैं, तो इसलिए आई थिंक ये नहीं पूछा जाना चाहिए। तो अभी मैं इसको देखती हूँ कि डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर इसको डिस्कस भी किया तो डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ आपको नाम बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी, ऊपर ऊपर से बताऊंगी। क्वेश्चन बनने के जो ज़्यादा चांसेस है अकॉर्डिंग टू मी वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से ही हैं, तो वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसमें आई थिंक बस एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और हम ऐड कर सकते हैं जो स्टीरियो का ही पार्ट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको देखते हैं अभी स्टीरियो को कि डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ना, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये मैं दोबारा से यहाँ पे इसमें नहीं डिस्कस करने वाली, ठीक है। ये आपको वहीं से पढ़ना है, तो ये आपको टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में ये वाली जो प्लेलिस्ट है मैं दोनों पिन कर दूंगी, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। नया हम इनको नहीं डिस्कस करने वाले, अभी इतना टाइम भी नहीं है। और जो रूल्स और जो कॉन्सेप्ट है वो तो थ्योरी व्योरी सब सेम रहेगी, तो आप वहाँ से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम कुछ अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।